केमिस्ट्री का कर रहे हैं जो, और ये चैप्टर फर्स्ट है। और फर्स्ट चैप्टर जो है वो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को लेके। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक्स अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप केमिकल इक्वेशन लिख नहीं सकते। अब ये बेसिक क्या क्या चाहिए, तो ये सारे बेसिक्स आप स्टैंडर्ड 9 में पढ़े होंगे जब आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे, जिसमें आपको सिंबल बताया गया होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया गया होगा, ये सारी चीज़ें बताया गया होगा। लेकिन हम फिर से वो सारी चीज़ों को आपको बता रहे हैं ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई असुविधा नहीं हो। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ सिंबल से। देखिए, ये सिंबल जो है, अभी जो भी कुछ मैं बात करूँगा वो बात लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्या है, पहले इसको समझिए। देखिए, अगर किसी भी चीज़ को आप जानना और समझना चाहते हैं तो उसका लैंग्वेज आपको आना चाहिए। सपोज करो कि कोई फ्रेंच आदमी है, वो फ्रेंच लैंग्वेज जानता है, ना ही वो हिंदी जानता है, ना ही वो इंग्लिश जानता है, वो सिर्फ फ्रेंच जानता है, और आप उससे इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहे हो व्हाट्स योर नेम, वो आदमी आपको कुछ भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं रहा है कि आप कुछ क्या है। और समझ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आप उसके लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, उसका लैंग्वेज फ्रेंच है। तो जब तक आप फ्रेंच नहीं बोलेंगे तब तक आप उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। उसी तरह से केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको केमिस्ट्री का लैंग्वेज जानना पड़ेगा, और केमिस्ट्री के लैंग्वेज जानने का सबसे पहला सीढ़ी है सिंबल। जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, इंग्लिश सीखते हो या हिंदी सीखते हो, तो उसका जो बेसिक चीज होता है उस लैंग्वेज का, वो होता है अल्फाबेट। जैसे आप इंग्लिश जब सीखे होंगे तो आप पहले ABCD पढ़े होंगे, जब आप हिंदी सीखे होंगे तो आप पढ़े होंगे। उसी तरह से जब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हम शुरू करेंगे तो सबसे बेसिक चीज जो होता है वो सिंबल होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंबल क्या होता है। डी शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन of an element in which first and second or first and any letter of the Latin सिंबल क्या है, तो कहता है किसी भी एलिमेंट आप जानते हो, एलिमेंट आज के डेट में कुल 121 एलिमेंट है। 121 एलिमेंट को शॉर्टकट लिखने का तरीके को क्या करते हैं हम लोग, सिंबल करते हैं। अब ये शॉर्टकट होगा कैसे, तो कहता है इसको शॉर्टकट करने के लिए आप उसके लैटिन नेम का आइदर फर्स्ट लेटर या फिर पहला और दूसरा लेटर या फिर पहला और कोई और लेटर यूज हम करते हैं। और अभी मैं कुछ सिंबल लिख रहा हूं, जो जरूरी सिंबल आपके स्टैंडर्ड 10 तक का जो जरूरी सिंबल है, उस जरूरी सिंबल को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप उस सिंबल को याद रखिएगा। H हाइड्रोजन, He हीलियम, Li लिथियम, Be बेरिलियम, B बोरोन, C कार्बन,
N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, F क्लोरीन, Ne नियोन, Na सोडियम। देखिए मैंने कहा था कि सिंबल जो होता है उसमें जो हम लेटर यूज करते हैं वो लेटर उसके इंग्लिश नाम का नहीं, जैसे सोडियम का इंग्लिश नाम सोडियम है तो इस सोडियम का कोई भी लेटर इसके सिंबल में यूज नहीं हो रहा है। सोडियम को लैटिन में क्या बोलते हैं? नाइट्रियम। और नाइट्रियम का पहला और दूसरा, मैंने कहा था फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा लेटर क्या है? एन है और ए है, तो मैंने एन और ए लिया है। इसलिए मैं ध्यान में रखिएगा हर हमेशा कि जब कभी भी सिंबल हम यूज करेंगे तो वो सिंबल में जो अल्फाबेट हम यूज करेंगे वो अल्फाबेट उसके लैटिन नेम का होना चाहिए, उसके इंग्लिश और हिंदी नेम का नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर समझ लीजिए। और दूसरा कि अगर किसी एलिमेंट के सिंबल में दो लेटर आता हो तो पहला कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। इस बात को आप हर हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, जैसे मैंने लिखा CO और मैंने लिखा CO। अब यहाँ पर देखिए C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है, तो अगर दो लेटर है तो ये एक एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों लेटर कैपिटल है, मतलब कि दो अलग अलग एलिमेंट है। एक कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों मिला के ये कार्बन मोनो ऑक्साइड है। लेकिन यहाँ पे कार्बन कैपिटल है और ऑक्सीजन स्मॉल है, दैट मीन्स ये सिंबल है, और ये सिंबल किसका है? कोबाल्ट का। खैर ध्यान दीजिए, फिर आप वापिस आते Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन। कल पॉज करके उतारी फिर मैं आपको ये सिंबल भी लिख लीजिए। P फॉर फॉस्फोरस, L फॉर सल्फर, Cl फॉर क्लोरीन, Ar फॉर आर्गन, K फॉर पोटेशियम, C फॉर कैल्शियम, F इज आयरन। आयरन एक्चुअली थेरम से बना हुआ है, थेरम इसका लैटिन नाम है, Fe(Ru)। तो पहला और दूसरा लेटर F और E है, इसलिए इसका सिंबल Fe है। जिंक है, Zn। लीड है, प्लम्बम होता है, लीड का जो लैटिन नेम है वो प्लम्बम है, इसका पहला और बीच का लेटर है, पहला और कोई और लेटर, ये Pb है। और ये आर्जेंटम है, सिल्वर का लैटिन नेम आर्जेंटम Ag है। इसके अलावा एक और सिंबल आप लिख लीजिए, दैट इज Cu फॉर कॉपर। एक्चुअली ये इसका इंग्लिश नेम है, इसका लैटिन नेम होता है क्यूपैरम। तो पहला और दूसरा लेटर Cu है, इसलिए इसका सिंबल Cu। अब पॉज करके उतारिए तो मैं आऊंगा। अब दूसरा जो टर्म है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का, दैट इज वैलेंसी। जैसे आप जब कोई लैंग्वेज सीखा, आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखा तो पहले ABCD वगैरह सीखा, उसके बाद आप क्या करते हो? वॉवेल्स का यूज करते हो, वर्ड बनाने में वॉवेल्स का यूज करना पड़ता है। उसी तरह से जब हम यहाँ पे वर्ड बनाएंगे तो यहाँ पर हमको क्या यूज करना होगा? वैलेंसी। अब ये वैलेंसी क्या है जरा समझिएगा। जैसे मैं लिखता हूँ NaCl, फिर मैं लिखता हूँ MgCl2, फिर मैंने लिखा AnCl3। दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, दिस वन इज मैग्नीशियम क्लोराइड एंड दिस वन इज एल्युमिनियम क्लोराइड। नाउ द क्वेश्चन इज राइज, why only one chlorine is combined with sodium? सोडियम के साथ एक ही क्लोरीन क्यों है? सोडियम के साथ दो क्लोरीन क्यों नहीं है जैसा कि मैग्नीशियम के साथ दो क्लोरीन? फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि मैग्नीशियम में दो क्लोरीन क्यों है, एक या तीन क्यों नहीं है? एल्युमिनियम में तीन क्यों है, एल्युमिनियम के साथ दो या एक क्लोरीन क्यों नहीं? तो ये तो वही क्वेश्चन है जैसे कि आप और आपके फादर दोनों स्कूल जा रहे हैं
और आपकी मम्मी लंच पैक कर रही है, आपके लंच बॉक्स में 2 चपाती डाला और आपके फादर के लंच बॉक्स में 4 चपाती डाला, तो आप पूछोगे कि मेरे में 2 क्यों, पापा में 4? क्योंकि दोनों की कैपेसिटी जो खाने का है वो अलग अलग है, इसलिए दोनों में अलग अलग नंबर ऑफ चपाती डाला गया है। सेम यहाँ पर वही बात है, सोडियम की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरीन से कंबाइन करने का है, इसलिए सोडियम के साथ एक ही क्लोरीन लगा हुआ है, 2 या 3 क्लोरीन नहीं लगा हुआ है। सिमिलरली इन केस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैड कैपेसिटी टू कंबाइन विद 2 क्लोरीन, therefore there is 2 fluorine present in magnesium chloride and similarly in aluminum chloride. Now अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताओ पोटेशियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा? पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम हो गया K और क्लोरीन हो गया Cl। अब कितना क्लोरीन होगा भाई? 1 क्लोरीन होगा, 2 क्लोरीन होगा, 3 क्लोरीन होगा, ये तो आपको पता नहीं है। आप कहोगे कि सर इसमें कितना लगेगा, ये तो हमको पता नहीं है। यहाँ तो आप लगा दिए थे, तब तो समझ में आ गया कि सोडियम की कैपेसिटी 1 क्लोरीन से था, मैग्नीशियम का 2 से, लेकिन यहाँ तो पता नहीं कि पोटेशियम का कितना क्लोरीन से कंबाइन करने की कैपेसिटी है। तो यही हमको पता करना है, हमको पता करना है कि किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, और उसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या करते हैं हम लोग? वैलेंसी करते हैं। तो वैलेंसी का डेफिनेशन हो जाएगा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट वैलेंसी। और देखिए 9 में आपको कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको वैलेंसी निकालने के लिए बताया गया होगा। आपको बताया गया होगा कि अगर किसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के दरमियान अगर किसी के आउटर मोस्ट रिंग में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वही उसकी वैलेंसी होती है। लेकिन अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट रिंग में है तो 8 में उसको क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं, जो आता है वही उसकी वैलेंसी होती है। बट ये सारे तरीके जो वैलेंसी निकालने के आपके बताए जा रहे हैं, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वैलेंसी का एक वाइड कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, तब एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि वैलेंसी क्या होता है। तब तक आप स्टैंडर्ड 10 तक अभी मैं कुछ सेलेक्टेड आयंस का और रेडिकल्स का वैलेंसी लिखूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उतने का ही वैलेंसी याद कर लेना है और पूरे 10 की केमिस्ट्री उसी में निपट जाएगा। तो मैं इसको पॉज करके उतारिए, उसके बाद में वैलेंसी लिखता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट को लिखा हूँ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। और ये इसकी वैलेंसी लिखी हुई है। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, पोटेशियम का 1, कैल्शियम का 2, मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3, जिंक का 2। आयरन और कॉपर इस दोनों का वेरिएबल वैलेंसी होता है, मींस एक से ज्यादा वैलेंसी होता है। आयरन का 2 वैलेंसी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। उसी तरह से कॉपर का भी 2 वैलेंसी होता है, 1 होता है और 2 होता है। और इधर में कुछ मैं निगेटिव रेडिकल लिखा हुआ, क्योंकि जब आप फॉर्मूला बनाओगे, किसी भी चीज का जब फॉर्मूला बनाते हो, फॉर्मूला में 2 चीज होता है, एक पॉजिटिव रेडिकल होता है, पॉजिटिव रेडिकल, और एक होता है नेगेटिव रेडिकल। तो ये सारे जो देख रहे हैं आप, ये पॉजिटिव रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल है, और ये सारे जो देख रहे हैं ये नेगेटिव रेडिकल है। और जब फॉर्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले पॉजिटिव रेडिकल को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे? नेगेटिव रेडिकल। अब नेगेटिव रेडिकल में कौन कौन सा रेडिकल आता है? पहला SO4 आता है। SO4 अगर कहीं लिखा रहेगा तो उसको हम पढ़ेंगे सल्फेट, और इसकी वैलेंसी हम लिखेंगे कितना? 2। उसी तरह से HSO4 लिखा रहेगा तो इसको हम पढ़ेंगे बाइसल्फेट, इसकी वैलेंसी होती है 1।
उसी तरह से CO3 लिखा रहेगा तो इसको हम पढ़ेंगे कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी होती है 2। अगर HCO3 लिखा हुआ तो इसको हम पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट, इसकी वैलेंसी होती है 1। अगर PO4 लिखा हुआ तो इसको हम पढ़ेंगे फॉस्फेट, इसकी वैलेंसी होती है 3। अगर NO3 लिखा हुआ पढ़ेंगे नाइट्रेट, वैलेंसी 1। NO2 लिखा हुआ पढ़ेंगे नाइट्राइट, वैलेंसी 1। N लिखा हुआ है पढ़ेंगे नाइट्राइट, वैलेंसी 3। अगर O लिखा हुआ पढ़ेंगे ऑक्साइड, वैलेंसी 2 और Cl को क्लोराइड, वैलेंसी 1। देखिए कोई भी एलिमेंट अगर अकेला है, अकेला इन द सेंस सपोज O सिर्फ लिखा हुआ तो इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन, लेकिन ये O अगर किसी के साथ आ गया, जैसे कैल्शियम के साथ O आ गया, तब ये कहलाएगा आइड, मींस कैल्शियम ऑक्साइड, आइड लग जाएगा। ऑक्सीजन रहेगा तो आइड होगा ऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन है ऑक्साइड, क्लोरीन है क्लोराइड, नाइट्रोजन है नाइट्राइट। कोई भी सिंगल एलिमेंट अगर एलिमेंट निगेटिव रेडिकल का काम कर रहा है तो उसके नाम के लास्ट में क्या लगा देना है, आइड। क्या लगा देना है, आइड। अब इसको पॉज करके उतारिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलेकुलर फॉर्मूला। जैसे मेरे को कुछ मोलेकुलर फॉर्मूला लिखना है, जैसे पहले मैं सोडियम का उठाता हूं, सोडियम 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 ये मैंने क्या लिखा, पॉजिटिव रेडिकल है। अब फॉर्मूला के लिए मैंने क्या बताया, फॉर्मूला के लिए 2 रेडिकल होता है, पहले पॉजिटिव रेडिकल होता है, बाद में निगेटिव रेडिकल होता है। अब निगेटिव रेडिकल आपका कहां से शुरू था जरा देखिएगा, सल्फेट से, यानी आपको फॉर्मूला लिखना है किसका, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट और इसी तरह से सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है तो सोडियम का सिंबल लिखो। सोडियम का सिंबल होता है, सल्फेट का सिंबल आप देखे हैं क्या लिखा हुआ रहता है, SO4। अब जरा देखिएगा सोडियम की वैलेंसी, आपको मैं वैलेंसी दिखाया हूं, सोडियम की वैलेंसी उसके माथे पे लिखिए। देखिए सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 और सल्फेट की वैलेंसी क्या है, 2। अब क्या करना है, पहला तो नाम हो गया, नाम के हिसाब से दोनों रेडिकल का क्या लिख लिए हम लोग, सिंबल लिख लिए, सोडियम का और सल्फेट का। तीसरा स्टेप में हमने क्या किया कि उसके सर के ऊपर उसकी वैलेंसी डाल दिया। अब ये वैलेंसी इंटरचेंज होता है। इंटरचेंज का मतलब सल्फेट अपनी वैलेंसी सोडियम को देगा और सोडियम अपनी वैलेंसी सल्फेट को देगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर वैलेंसी इक्वल है, मतलब इक्वल का मतलब मान लो कि सोडियम का भी 2 और सल्फेट का भी 2, या फिर अगर वैलेंसी 1 है, 2 चीज, एक अगर वैलेंसी इक्वल है, दूसरा अगर वैलेंसी 1 है, तो ये दोनों कंडीशन में वैलेंसी इंटरचेंजेबल नहीं होता है। दैट मीन्स सोडियम को तो 2 मिलेगा, सोडियम को 2 मिलेगा। कौन सा 2 मिला सोडियम को, ये सल्फेट वाली जो वैलेंसी थी 2, वो किसको मिल गया, सोडियम को। नीचे लिखेंगे, नीचे, ऊपर नहीं लिखना, 2 नीचे लिख लेंगे। और SO4 को नियम के हिसाब से क्या मिलना चाहिए, SO4 को 1। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर एक है या बराबर है तो दिया नहीं जाता है, यानी SO4 को 1 देने की जरूरत नहीं है और इसका फॉर्मूला सीधा हो जाएगा Na2SO4। नाउ कम टू सोडियम बाइसल्फेट।
सोडियम वैलेंसी 1, बाइसल्फेट HSO4 वैलेंसी सोडियम 1, बाइसल्फेट 1, दोनों की वैलेंसी क्या है? सेम है। मैंने क्या कहा कि अगर वैलेंसी सेम है तो वो इंटरचेंज नहीं होता है। नहीं होता है मतलब सोडियम 1 इसको नहीं देगा और ये 1 सोडियम को भी नहीं देगा, मींस किसी को कुछ नहीं मिलेगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा NaHSO4। सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सिंबल CO3, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, सोडियम का 1, फिर वैलेंसी इंटरचेंज सोडियम को 2 मिलेगा लेकिन कार्बोनेट को 1 नहीं मिलेगा क्योंकि 1 देने की जरूरत नहीं होती। नाउ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इज CO3, सोडियम सिंबल 1, बाइकार्बोनेट 1, फिर यहाँ दोनों का वैलेंसी सेम है और वैलेंसी अगर सेम है तो ये इंटरचेंजेबल नहीं होता है, किसी को कुछ नहीं मिलना है, वही इसका फॉर्मूला होगा। जैसे सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सिंबल Na, फॉस्फेट PO4, वैलेंसी ऑफ सोडियम 1, फॉस्फेट का 3, सोडियम को कितना मिलना है? 3, फॉस्फेट को क्या मिलना है? 1, क्या 1 दे दे फॉस्फेट को? फॉस्फेट को 1 दे? नहीं देना है क्योंकि 1 दिया लिया नहीं जाता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na3PO4। सिमिलरली सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम Na, नाइट्रेट NO3, वैलेंसी सेम 1 and 1, no interchange, it will remains constant. Now sodium nitrite NaNO2, अगेन दोनों की वैलेंसी सेम है, कोई इंटरचेंज नहीं होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaNO2। नाउ सोडियम नाइट्राइड, नाइट्राइड नाइट्राइड का 3, इसका 1, ये हो जाएगा Na3N। तो इस तरह से मैंने अभी सोडियम का लिखा है। आप लोग क्या करिएगा, फिर इस सोडियम को मिटा के यहाँ पे क्या डाल दीजिएगा? पोटेशियम, सब में पोटेशियम डाल दीजिएगा, मींस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, फिर सोडियम। उसके बाद आप पोटेशियम को हटा के कैल्शियम डाल दीजिए, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइसल्फेट, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसी तरह से सारे को डाल दीजिए, आपका फॉर्मूला लिखना आपको पता हो जाएगा। बस पॉज करके उतारिए फिर। हाँ, अब देखिए वो तो हम लोग सीख लिए, अब हम लोग उसका फॉर्मूला लिखना सीखेंगे जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा होता है, और 1 से ज्यादा वैलेंसी वाला मैं आपको सिर्फ 2 ही बताया क्योंकि आपके 10 तक में 2 ही वैलेंसी वाला यूज होगा, एक कॉपर का और एक आयरन का। तो कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, एक 1 होता है और एक 2 होता है। उसी तरह से आयरन का भी 2 वैलेंसी होता है, एक हम 2 लिखते हैं और एक हम 3 लिखते हैं। याद रखना जब वेरिएबल वैलेंसी का केस होगा तो जो कम वैलेंसी होगा उसके साथ अस लगेगा, कम वैलेंसी अस लगेगा और ज्यादा वैलेंसी इक लगेगा। उसी तरह से यहाँ पे अस लगेगा, यहाँ पे इक लगेगा, मतलब इसका मतलब हो गया क्यूपरस, और इसका मतलब हो गया क्यूपरिक। उसी तरह से इसका मतलब हो जाएगा फेरस और इसका मतलब हो जाएगा फेरिक। इसको हम दूसरे ढंग से भी लिखते हैं, इसको मैं लिखता हूं कॉपर 1 और इसको लिखा जाता है कॉपर 2। उसी तरह से इसको हम लिखते हैं आयरन 2 और इसको लिखते हैं आयरन 3। आयरन 3 मैंने वैलेंसी 3। ठीक है, इसको पॉज करके उतारिए, फिर मैं आगे बताता हूं इसका और क्या मतलब हो सकता है, इसको समझाने। मिटा दो। जैसे मैं लिखता हूं क्यूपेरिक क्लोराइड और कॉपर 2 क्लोराइड। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ इक और यहां पे क्या लिखा हुआ 2, मतलब कॉपर का कितना वैलेंसी हम यूज करेंगे 2,
कॉपर का दो वैलेंसी होता है, एक होता है और एक दो होता है। एक वाले के लिए मैंने क्या कहा, कम है, एक कम है और कम के लिए अस मैंने बोला था, लेकिन ज्यादा के लिए एक बोला था। तो कॉपर की दो वैलेंसी है, एक और दो, तो दो ज्यादा है या एक ज्यादा है, दो ज्यादा है, यानी इक लगा हुआ है। तो कॉपर की कौन सी वैलेंसी हम यूज करेंगे, 2। तो कॉपर की वैलेंसी यहाँ यूज कर लेंगे 2। क्लोरीन की तो वैलेंसी आपको पता है 1। अब आप फॉर्मूला लिख लीजिए, Cu को क्या इंटरचेंज करके दीजिएगा 1, और मैंने क्या कहा 1 देने की जरूरत नहीं होती है, यानी कॉपर को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन क्लोरीन को क्या मिल जाएगा, Q। तो ये हो गया क्यूप्रिक क्लोराइड। जैसे आप लिखते हो फेरस ऑक्साइड, फेरस अस है, अस मींस कम वाला वैलेंसी होगा। आयरन की दो वैलेंसी होती है, 2 और 3, इसमें कम कौन है, 2, यानी यहाँ जो आयरन की वैलेंसी होगी वो कितना यूज होगा, 2। ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। अब देखो यहाँ दोनों की वैलेंसी क्या है, सेम है। मैंने क्या कहा था कि अगर वैलेंसी सेम हो तो वो ट्रांसफर नहीं होता है ना, मतलब ये कि ना इसको 2 देना है ना इसको 2 देना है। और ये सिंपल सी चीज है, हम आपसे 2 रुपया मांगे और फिर आपको मैं 2 रुपया दूं, क्या मतलब है इसका, किसी को कोई फायदा होने नहीं जा रहा, सिर्फ दिन काटने वाली बात है। इसीलिए ना 2 इसको दिया जाएगा ना 2 इसको दिया जाएगा, ये सीधा हो जाएगा F जैसे मैं लिखता हूं फेरिक ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इक होता है मैक्सिमम वैलेंसी। आयरन का मैक्सिमम वैलेंसी क्या होता है, 3, तो आयरन हो गया 3, ऑक्सीजन का तो 2 ही होता है। अब इंटरचेंज होगा तो आयरन को क्या मिलेगा, 2, ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, 3, तो ये हो जाएगा Fe2O3। तो इस तरह से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब हमको लगता है कि आपको इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब इसको पॉज करके उतारिए और मैं आगे अब आपके सिलेबस की बात मैं करूंगा। आपके सिलेबस में मैं अब जाऊंगा, आपका सिलेबस यहां से अब आगे शुरू होगा। देखिए सिलेबस में 2 पार्ट है, एक केमिकल रिएक्शन है और एक केमिकल इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं केमिकल रिएक्शन का। क्या है केमिकल रिएक्शन, इसमें समझिए। कहता है केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में इंटरैक्ट करता है, आपस में मिलता है, और उसके मिलने के कारण कुछ नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन का जब डेफिनेशन लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं द प्रोसेस in which one or more compounds interact with each other to give some new compound is called chemical reaction। ये तो मोटा मोटी चीज है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन थोड़ा सा जब अंदर इसको जाइएगा, थोड़ा सा हम अपग्रेड करते हैं, आपका जो ग्रेड है उससे थोड़ा सा ऊपर ले जाने का मैं कोशिश करता हूं। जैसे एक रिएक्शन में बताता हूं, H2 + O2 = H2। ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इंटरैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है, तो एक नया कंपाउंड बन रहा है, और वो कंपाउंड कौन सा है, वाटर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है,
यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। अब ये कैसे संभव है? बॉन्ड का मतलब बंधन, ये बंधन है दोनों के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ये बंधन दोनों को क्या करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, जिसके कारण ये H2 है। पहले क्या होता है, ये बंधन टूटता है, ये भी बंधन टूटता है और ये बंधन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच है, ये बंधन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच है। लेकिन अब जो बंधन बन रहा है वो किसके किसके बीच बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बन रहा है। इसका मतलब पुराना वाला दोनों बंधन टूट गया और नया वाला बंधन बन गया। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, तो केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या, तो कुछ बॉन्ड टूटा और कुछ नया बॉन्ड बना। इसलिए केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग लिखते हैं और इसका डेफिनेशन, द प्रोसेस of rupturing of some bonds and formation of some न्यू बॉन्ड। चलिए पॉज करके उतारिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब देखिए केमिकल रिएक्शन में कुछ टर्मिनोलॉजी है, बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी नहीं है, दो टर्मिनोलॉजी है और कुछ दो टर्मिनोलॉजी को आज बता के मैं इसको खत्म करूंगा, फिर कल आगे मैं पढ़ाऊँ। वो टर्मिनोलॉजी है रिएक्टेंट और दूसरा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है, मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस इंटरैक्ट करता है और कुछ नया सब्सटेंस बनता है। तो जो सब्सटेंस इंटरैक्ट कर रहा है वो रिएक्टेंट कहलाएगा और जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है उसको प्रोडक्ट कहेंगे। तो प्रोडक्ट क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, new substance formed after the completion of reaction। और रिएक्टेंट क्या है, the substance that take part in chemical reaction। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने बताया। कल हम लोग बात करेंगे कि अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको कैसे हम